अब बांग्लादेश की तरफ से गुहार लग रहा है भारत को, भारत ऐसा मत करो। जानेंगे किस बात को लेकर गुहार लगाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चितगांव में जहां पहुंचा है रूसी युद्धपोत, वहीं आर्मी चीफ वकार ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना है और बगल में एक शख्स खड़े हैं जो हथियार डाल रहे हैं। दरअसल चितगांव हिल ट्रैक, यहाँ पर एक शांति समझौता होता है। अब क्या है ये जो इतना ज्यादा विवादास्पद बना हुआ है? शेख हसीना के कार्यकाल में 2 दिसंबर 1997 को शांति की बात कही जाती है। 72 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए जाते हैं कि इस इलाके में अब शांति होगी, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और विद्रोही समूह यहाँ पर खड़े नहीं होंगे। सब कुछ तय हो जाता है और माना जाता है कि चलो अब यहाँ शांति हो जाएगी। ये इलाका कौन सा इलाका है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में लाल रंग से जो इंकित जगह है, ये वो इलाका है जहाँ पर चकमा समुदाय रहता है और कुछ आदिवासी समुदाय रहते हैं। तो जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो इस समुदाय ने ये कहा कि हमें स्वायत्ता दो, हमें कुछ अधिकार दो, ताकि हम अपने हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। और इस मुद्दे को लेकर यहाँ धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि शुरुआती दौर से ही 1971 के बाद से ही यहाँ पर उन्हें सेना तैनात करनी पड़ी। इस एरिया में कहा जाता है छोटे छोटे ग्रुप बन गए और फिर कुछ ग्रुप सरकार के समर्थन में रहे, कुछ ग्रुप समर्थन में नहीं रहे। सरकार के साथ तनातनी यहाँ पर हमेशा रहती रही। अब इसी क्षेत्र में जब यूनुस आए हैं तो कथित तौर पर ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर हाल फिलहाल में जो उत्सव वगैरह मनाए गए हैं चकमा समुदाय द्वारा या आदिवासी समुदाय द्वारा, उस पर भी कथित तौर पर कुछ हमले हुए, जिसके बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया। अब जब रूस के 3 युद्धपोत यहाँ पहुंचे हैं, उसी समय एक कार्यक्रम हो रहा था। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान ने यहाँ CHT चटगांव हिल ट्रैक्स में अपील करी। इन्होंने कहा कि शांति बनाए रखना चाहिए और हम यहाँ पर शांति चाहते हैं, हम बांग्लादेश में और कोई तनाव नहीं चाहते हैं। यह बयान रूसी युद्धपोतों के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचने और जियोपॉलिटिकल बदलावों के बीच में आया हुआ है। जनरल वाकर उस जमान ने चटगांव में एक सैन्य समारोह के दौरान कहा कि बांग्लादेश सेना CHT में शांति स्थापना को ही अपनी प्राथमिकता मानती है और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग और क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहती है। CHT जो रंगमाटी, खागराछड़ी और बंदरबान जिलों को शामिल करता है, बांग्लादेश का एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां चकमा, मारमा और त्रिपुरा जैसे स्वदेशी समुदाय रहते हैं। ये क्षेत्र 1970 के दशक से ही जातीय समूहों और बांग्लादेश की सरकार के बीच तनाव का केंद्र रहा है। खास तौर पर 1997 के इस समझौते के बाद भी, जब शेख हसीना के साथ ये समझौता हो गया, फिर भी यहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। हालांकि जनरल वकार यहाँ शुरू से साफ साफ कहते रहे हैं। जनरल वकार ने 2024 में जैसे ही शेख हसीना सरकार का पतन हुआ, तब भी इन्होंने यही कहा था कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखो, स्थिरता की वकालत की। और 2025 में भी उन्होंने एक बयान दिया था और इस बयान में कहा था कि सरकारी जो विभाग है, कानून की जो एजेंसियां हैं, उनको कमजोर न किया जाए। क्षेत्र में सशस्त्र समूह है जैसे कि यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, कुकी चीन नेशनल फ्रंट, ये काफी एक्टिव माने जाते हैं और अलग अलग तरह की घटनाओं को भी कथित तौर पर अंजाम देते हैं। रूसी युद्धपोतों का हाल का दौरा और बांग्लादेश के रूस के साथ बढ़ते सैन्य संबंध के क्षेत्र में भारत और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की ये कोशिश दिख रही है। और यहाँ वकार अब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा सके, संभाल सके। अब जहाँ एक तरफ वकार शांति के लिए पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार कुछ और ही चाह रही है। यूनुस सरकार ने क्या करा? यूनुस सरकार का सारा कुछ भारत के साथ ठीक ठीक चल रहा था। भारत भी कई सारे पोर्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश का कर रहा था, लेकिन जब यूनुस सरकार आई तो इन्होंने सोचा कि भारत के साथ ना व्यापारियों को, बांग्लादेश के व्यापारियों का जो अभी तक लिंक है और दोनों यहाँ पर व्यापार करते हैं, इस लिंक को पहले तोड़ा जाए। तो फिर व्यापार कहाँ से करेंगे? व्यापार करेंगे ये पाकिस्तान के साथ और हम पोर्ट टू पोर्ट व्यापार करेंगे
और इसके लिए पाकिस्तान को बहुत सारी छूट भी दी गई। पहले क्या होता था, अगर पाकिस्तान का कोई भी पोत पहुंचा, माल लेकर भी पहुंचा, तो उसकी प्रॉपर चेकिंग वगैरह होती थी, लेकिन कथित तौर पर बांग्लादेश ने इस नियम को भी हटा दिया। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के सहयोग चल रहे हैं उसमें ये बात छिपी हुई नहीं है। तो देखने को मिला कि बांग्लादेश ने 3 जमीनी बंदरगाहों को भारत के साथ जो लग रहे थे उसे बंद कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से सूत जाते थे और बांग्लादेश में टेक्सटाइल उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, इसी उद्योग के दम पर बांग्लादेश टिका हुआ है। यहाँ से जाते थे धागे और वहाँ खरीद कर बनते थे कपड़े। वो कपड़े फिर भारत के रास्ते कपड़ों को अलग अलग देशों में भी बेचा जाता था। तो सबसे पहले तो 3 बंदरगाहों को बंद करके इस सूत का जो लेन देन था ये बंद करने की कोशिश हुई यूनुस सरकार के द्वारा। और उस समय क्या बयान दिया गया कि नहीं टेक्निकल तौर पर ये पोर्ट के साथ हमें बंद करना था, सक्षम नहीं हो पा रहा है वगैरह वगैरह बोलकर इसे बंद कर दिया गया। अब भारत ने क्या किया, भारत ने देखा अच्छा तुम हमारे उद्योग को प्रभावित करोगे तो अंत में क्या होगा, हमने भी वही रीजन इस्तेमाल कर लिया कि ट्रांसमिशन एग्रीमेंट को खत्म करो, हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जा रही है, आपकी वजह से हमारा भी नुकसान हो रहा है। अब शायद इन्होंने ये सोचा था हम अपनी तरफ से बदमाशियां करें वो चलेगा, लेकिन तुम मत करो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये बांग्लादेश का समूह है, कपड़ों के उद्योग के चीफ है। इन्होंने भारत के साथ रिक्वेस्ट करी है बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पूर्व अध्यक्ष फारूक हसन ने, और कहा कि नहीं जी ट्रांसशिपमेंट की सेवाओं को आप बहाल करिए। आपने जो रोक दिया है, हमारा 80% से अधिक निर्यात इस वजह से होता था कि हम आसानी से आपके इलाके का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब हम दूसरा रास्ता पकड़ते हैं तो हमारा माल ढुलाई का लागत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समय में भी देरी आ गई है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब भारत ने जो ये बंद किया है ट्रांसशिपमेंट, ये अपनी जगह सही है। अगर आप यही बात अपने कार से करें तो ज़्यादा बेहतर रहता। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाए। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग उनकी इकोनॉमी की रीढ़ है, जो हर साल $47 बिलियन से अधिक का योगदान देती है, 41 लाख मजदूरों को रोजगार देती है, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ों का निर्यातक है और ट्रांसशिपमेंट सेवा एक जीवन रेखा थी, लाइफ लाइन थी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से हो रहा था। और विशेष रूप से हवाई माल ढुलाई के लिए, क्योंकि ढाका हवाई अड्डा एकमात्र प्रमुख हवाई निर्यात क्षेत्र है और चटगांव अधिकांश समुद्री निर्यात 95% समुद्र के रास्ते, 5% हवाई मार्ग से संभालता है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया है, तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश के अंदर भी आर्थिक तौर पर दिवालियापन की स्थिति हो सकती है अगर उन्होंने अपने प्रमुख उद्योग को नहीं संभाला तो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।